पिछले 4-5 हजार वर्ष से जब लिखित सामग्री मिलने लगी है, तब क्या पुरातत्व का महत्व कम हुआ है? नहीं, पुरातत्व आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऐतिहासिक कालखंड है, जो लगभग ईसा से 3500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, बाद के संदर्भ में कहें तो हम ऐतिहासिक कालखंड करीब 600 शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व शुरू करते हैं। हालांकि पढ़ने लिखने की शुरुआत भारत में काफ़ी पुरानी है। मसलन हमें वैदिक इसमें सिंधु सभ्यता में भी लिखित सामग्री मिली है, परंतु चूंकि उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उस कालखंड को हम न तो प्रागइतिहास में लिखते हैं, में परिगणित करते हैं, और न हम उसको इतिहास में परिगणित करते हैं, वरन उसको हम उसके लिए भी एक नई कोटि बनाते हैं और उसे पुरा इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। यही बात हम वैदिक साहित्य पे लागू करते हैं। वह काफ़ी पुराना है और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है, परंतु ये माना जाता है कि वैदिक साहित्य को श्रुति परंपरा से आगे बढ़ाया गया था, इसलिए वह लिखा बहुत बाद में गया है। तो वैदिक जो कालखंड है उसको भी हम न प्रागइतिहास में रखते हैं, न इतिहास में रखते हैं, वरन उसको पूरा इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। उसके भी आप आगे चलें, जिससे हम वैज्ञानिक रूप से इतिहास की शुरुआत मानते हैं भारत में, अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो उस कालखंड में भी जब इतिहास की शुरुआत हो गई है, हमें प्रभुत मात्रा में लेखन सामग्री मिल रही है, तब भी पुरातत्व का महत्व बना रहता है। और यही बात विश्व सभ्यता में भी लागू होती है। भारत के संदर्भ में कहें तो ऋग्वेद की तिथि निर्धारण में पुरातत्व ने बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि जो एशिया माइनर में भूगोजकोई अभिलेख मिला है, भूगोजकोई अभिलेख, ये 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जो एशिया माइनर में अर्थात तुर्की में मिला है। और इसमें 3 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण और नासत्ती। उससे इस बात की तो पुष्टि कम से कम हो जाती है कि 1400 पूर्व ईसा पूर्व जब ये अभिलेख लिखा जा रहा था, तब ये देवता उपस्थित थे। और इन देवताओं का वर्णन यदि कहीं है तो वो ऋग्वेद में है। तो उससे एक बात और पुष्ट होती है कि ऋग्वेद कम से कम 1400 वर्ष पूर्व की रचना है, और जाहिर है कि उससे तो कुछ ज़्यादा ही पुरानी है, पर एक पुरातात्विक स्रोत इस बात की पुष्टि कर देता है। ऐसे ही कई साहित्यिक परंपरा में जो बात मिलती है, जिसको हम कपोल कल्पना मान लेते हैं, उसको पुरातत्व ने पुष्ट किया है। जैसे हम होमर द्वारा रचित इलियड की बात करें तो इलियड में ट्रॉय नामक नगर का जिक्र है, जिसके अंदर यूनानी सैनिक पहुंचते हैं और अपनी हेलन नामक अपनी रानी को छुड़ा के लाते हैं। तो ये माना जाता था कि ये होमर की कल्पना है, परंतु बाद में एक जर्मन के एक बड़े व्यापारी और जो रोमन परंपरा के बड़े अध्येता थे, उन्होंने तुर्की के अंदर ट्राय नामक शहर को खोज लिया। इसी प्रकार जिस इंद्रप्रस्थ की चर्चा महाभारत में होती है, वो एक महाकाव्य का ही नगर नहीं है। दिल्ली में और ख़ासतौर से जो पुराना किला नामक क्षेत्र है दिल्ली में, वहाँ की निचली खुदाइयों से जो शहर मिला है, उसको पुरातत्वविद ये मानते हैं कि यह उत्तराधिकालीन इंद्रप्रस्थ ही है। हम महाभारत में और भागवत में द्वारका का जिक्र भी सुनते हैं, परंतु द्वारका के बारे में जो एक धार्मिक परिकल्पना है कि वो समुद्र में समा गई थी, उसको लेकर के किंचित एक रूपता नहीं थी या एक मत नहीं थे इतिहासकार। परंतु जब पिछले दिनों सामुद्रिक पुरातत्व की एक नई ब्रांच की शुरुआत हुई, अर्थात मैरीन में, समुद्र में पुरातत्व की खोज की जाना, तब ये पाया गया कि गुजरात के उस तट पर, यानी कि खंबाती खाड़ी के आसपास जो शहर मिला है वो संभवतः द्वारका हो। तो जो ऐतिहासिक, जो साहित्यिक और धार्मिक परंपरा में जो बातों का उल्लेख है, उसको भी हम पुरातत्व से पुष्ट कर लेते हैं। पुरातत्व में जैसा भी मैं जिक्र कर रहा था कि एक सामुद्रिक पुरातत्व की भी शुरुआत हुई है। पुरातत्व के कतिपय और पहलू भी आजकल सामने आ रहे हैं। एक है नृजाति पुरातत्व। एंथ्रो आर्कियोलॉजी, अर्थात देखिए, कुछ ऐसे मानव समुदाय हैं या जनजाति समूह हैं
जिनका जीवन पिछले 10,000 वर्षों में कुछ खास नहीं बदला है, जैसे अफ्रीका के बुशमैन, अंडमान निकोबार के कुछ जाति समूह। तो इनकी जो परंपरा है उनको देख करके हम 10,000 वर्ष पूर्व के मनुष्य के बारे में, या यूं कहें कि जो शुरुआती पाषाण क्रांति है उसके आसपास का, उससे थोड़ा सा पहले का जो शिकारी संग्राहक जो समुदाय है उसकी जीवन शैली के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसमें एक बात और यहाँ उल्लेखनीय है कि झूम खेती या शिफ्ट जो कल्टीवेशन है उसका प्रयोग बहुत से जनजाति समुदाय करते हैं। आज भी वो किस जगह पे खेती करते हैं और जब वह जगह खेती योग्य नहीं रहती तो उसको आगे बढ़ जाते हैं, जंगल जला के साफ करते हैं, कुछ समय खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये माना जाता है कि यही मनुष्य के पूरे दुनिया में प्रसरण का तरीका रहा है। तो आज की जो जनजाति समुदायों की झूम खेती है उसके पैटर्न को देख करके ही पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि मनुष्य एक जगह से विभिन्न क्षेत्रों में इसी प्रकार फैला है। एक और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है और जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, अनुवांशिक पुरातत्व का, जो डीएनए मैपिंग के ऊपर आधारित है और जिसमें हम मनुष्य के डीएनए के आधार पे उसके पूर्वजों का अनुमान आसानी से लगा लेते हैं। खासतौर से mtDNA और जो वाई क्रोमोसोम है उनके आधार पे उसके दोनों यानी कि मातृपक्ष और पितृपक्ष की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। और इस डीएनए सीक्वेंसिंग के आधार पर ही लगभग ये बात पुष्टि सी हुई है कि जो आधुनिक मनुष्य है जिसको हम होमो सेपियन कहते हैं वह मूलतः अफ्रीका से निकला है, यानी कि आउट ऑफ अफ्रीका जिसे कहते हैं, या यूं कहें कि आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति एक ही महाद्वीप में हुई और वहीं से वो सब जगह फैला। ऐसा नहीं हुआ कि विभिन्न महाद्वीपों में एक साथ आधुनिक मनुष्य की या होमो सेपियन की उत्पत्ति हो गई हो। तो यह तथ्य भी कि किस प्रकार से मनुष्य ने प्रसरण किया है, वह एक यानी अफ्रीका से निकल के, अफ्रीका के पूर्वी तट से निकल के वो संपूर्ण विश्व में फैला, ऑस्ट्रेलिया तक गया, उधर अलास्का तक गया, वह उसका जो गमन है या प्रसरण है वह जनजाति समूह के पैटर्न को देख करके अनुमानित किया जाता है। तो प्रागैतिहास जो पुरातत्व है वह इतिहास या मनुष्य के अतीत के निर्माण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी एक और जो महत्ता है वह इसलिए भी है कि जहाँ साहित्य स्रोत इस प्रकार के होते हैं कि उनमें हम कुछ प्रक्षेपण कर सकते हैं, उनमें कुछ जोड़ सकते हैं, उनमें कुछ अतिशयोक्ति कर सकते हैं, वह पुरातत्व के स्रोतों में संभव नहीं है। दूसरा एक कारण यह है कि पुरातत्व स्रोतों का काल निर्धारण विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए जिस प्रविधि का इस्तेमाल किया जाता है इसको आप जानते ही हैं, कार्बन 14 प्रविधि। कार्बन 14 जो है वो जो हमारे समस्त प्राणी जगत के अंदर जो कार्बन होता है जिसको हम कार्बन 12 कहते हैं, जो मूलतः वायु धरती पे पाया जाता है विभिन्न रूपों में और विभिन्न, यानी ये कहना चाहिए कि कार्बन जो है ये कार्बन समस्त जैविक जो संरचना है उनके अंदर प्रभुत मात्रा में होता ही है। इसका ये एक समस्थानिक है, इसका एक विरूपित रूप है कार्बन 14, जो जिसका विकिरण भी होता रहता है। हर जैविक संरचना में इन दोनों का एक निश्चित अनुपात रहता है, परंतु जब जैविक संरचना समाप्त हो जाती है, क्षरण हो जाता है, तो समाप्ति के बाद इसका अपघटन होने लग जाता है। इसका निरंतर अपघटन होता रहता है, वह जितना होता है उतना ही विद्यमान रहता है। इसके हम अपघटन की आयु जानते हैं क्योंकि ये विकिरित पदार्थ है, 5720 वर्ष में ये जितना होता है उसका आधा रह जाता है। तो इनके जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है, उसमें जो असंतुलन आता है समय के साथ, उसके आधार पर हम प्राचीन वस्तुओं का आयु निर्धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पुरातत्व न केवल अतीत को जानने का सबसे आधारभूत स्रोत है, वरन वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसमें काल निर्धारण विश्वसनीय तरीके से हो जाता है। इसके बरक्स यदि हम साहित्यिक रचनाओं को देखें तो हमारे लिए मुश्किल है कि हम महाभारत या रामायण का कोई एक काल निर्धारित कर सकें। हम जानते हैं कि महाभारत शुरुआत में 12,000 श्लोकों की रचना थी, जो अंततः बढ़ते बढ़ते शतसहस्त्र संहिता या 1,00,000 श्लोकों की रचना बन गई। तो यह जो विस्तरण है उसके अंदर नई चीज़ों का प्रक्षिप्तीकरण है,
जुड़ाव है वो एक लंबी और दीर्घ प्रक्रिया रही है, और उसका परिणाम यह हुआ है कि महाभारत को हम एक कालखंड में रचना के रूप में, महाभारत एक युद्ध के रूप में उपस्थित है, उसके प्राकृतिक प्रमाण है हमारे पास कि महाभारत कोई कपोल कल्पना नहीं है, वह हुआ था। परंतु महाभारत जो एक साहित्यिक रचना है उसमें जो बातों का निदर्शन है वो क्या उस कालखंड विशेष पे जब ये युद्ध हुआ था सटीक बैठती है, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत का क्रमशः विस्तार होता चला गया है। एक और यहाँ पर काल निर्धारण की विधि है जिसका हम चर्चा कर सकते हैं, वो है वृक्ष वलय, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों के, पुराने वृक्षों के अंदर जो वलय तने के अंदर जो बन जाते हैं वलय, वो भी समय को या उनके आयु का ठीक आधार प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं।